नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। त्वचा जिसकी में अभी पूरे विश्व में इसकी व्यापकता, इससे संबंधित रोग की व्यापकता बढ़ी है। कई बार ये समस्याएं बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाती है, गंभीर हो जाती है, इसलिए इससे संबंधित जितने रोग हैं उसको हमें बहुत ध्यान देने चाहिए। त्वचा संबंधी रोग जो होते हैं ये आपको कई बार बाहर तौर पर दिखते हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन या कई तरह की समस्याएं हो सकती है जिसकी वजह से भी होती है। तो जब हम किसी डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर्स पहले ऊपर से एग्जामिन करते हैं, ऊपर से देखते हैं कि कहीं स्किन में कोई बदलाव तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि त्वचा में जो समस्या है उसमें अंदर, शरीर के अंदर कुछ समस्याएं हैं, उसका भी दिख सकता है और उसका स्वरूप कह सकते हैं है। लेकिन इसके अलावे त्वचा अगर खराब हो, त्वचा में कोई समस्या हो तो हमारा जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं कम होता है, हम ऊर्जावान नहीं होते हैं और बहुत ही संकुचित महसूस करते हैं। इसलिए ज़रूरी होती है कि जब त्वचा में समस्या होती है तो हम तुरंत कुछ उसके इलाज की तरफ जाएं। आज की कड़ी में हम बात करेंगे कि त्वचा से संबंधित रोग कौन से हैं और उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. सुधाकर। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में आपका। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि जो त्वचा से संबंधित रोग है ये एक तो बहुत कॉमन है, युवा में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, पिंपल्स के रूप में या किसी तरह के एलर्जी के रूप में, और भी सारी चीज़ें हैं। मैं चाहूँगी कि पहले कुछ जो ख़ास है या जो गंभीर समस्या है उस तरह के रोग के बारे में हमारे दर्शकों को पहले बताएं। देखिए, पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा कि कोई भी रोग खास नहीं होता है या कोई भी रोग आम नहीं होता है जी। रोग होता है। बिल्कुल, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है त्वचा की। त्वचा अपने आप का लार्जेस्ट ऑर्गन, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन त्वचा को माना जाता है जी। और इसमें बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन खास करके हमें अपनी त्वचा को 24 घंटे में एक बार सरसरी निगाहों से हमें ये देखना होगा कि हमारी त्वचा में किसी भी तरह का डिस्कलरेशन तो नहीं हो रही है, किसी तरह के बदलाव तो नहीं आ रहा है, किसी तरह रंग की फेरबदल तो नहीं हो रही है। यदि किसी व्यक्ति का सपोज कीजिए को काले रंग का है, तो काले रंग का है तो यदि उस पर परत कोई चढ़ जाती है उजले की तो भी बीमारी है जी। यदि गोरे रंग के हैं उसमें भी यदि गोरा रंग चढ़ जाए तो भी बीमारी है। तो इसलिए हम ये आम और ख़ास को डिफरेंसेस नहीं कर सकते हैं जी जी। बीमारी को हम अपने तरीके से उसको ढाल सकते हैं। यदि किसी भी स्किन की बीमारी हो और यदि हमें लगता है कि कहीं न कहीं त्वचा को डिस्कलर हो रही है, या आपको देखिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं आपको समझ में नहीं आएगा, आप फील नहीं कर पाइएगा कि मैं स्किन रोग से सफ़र कर रहा हूँ। लेकिन यदि कोई एक्सपर्ट से आप मिलते हैं तो आपकी कलर डिस्कलर को ध्यान में रखते हुए वो आपको बता सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, गंभीर जब बात करती हूँ गंभीर समस्या के बारे में तो कौन कौन सी, क्योंकि आजकल तो वैसे भी स्किन डिजीज़ खास करके यूरोप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो क्या वजह है स्किन इस तरह की जो गंभीर समस्या है वो भी हो रही है और कौन कौन सी गंभीर समस्या? खास करके क्या वजह है, आपने वजह पूछी है। बिल्कुल, वजह क्या होता है, कोई भी बीमारी यदि स्किन की होती है तो हमारे खान पान पर बहुत सारे डिपेंडेंसी हो गए हैं। अभी के जो समाज चल रहा है, अभी के जो हमारे खान पान में बदलाव आ गए हैं, इसके चलते भी हमारे शरीर में बहुत सारी स्किन के ऊपरी परत पर डिफरेंसेस आ गए हैं। पहले मैं देखा करता, बहुत सारे पुराने ज़माने की बात है कि खान पान की शुद्धिकरण से ही लोग अपने आप को स्वस्थ महसूस करते थे। हमारी खान पान की स्वस्थता बिगड़ गई है। पहले क्या बुजुर्गों कहा करते थे कि यदि हम दूध पी लेते हैं या मूली खा लेते हैं तो दूध नहीं पीना चाहिए, दूध और मूली को साथ में नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारी अभी क्या है, कहीं अच्छे पार्टियों में जाते हैं, दूध का प्रोडक्ट बना हुआ है वो भी हम खा रहे हैं, साथ में सलाद भी खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप में उसे डिफरेंस करने की ज़रूरत है, उसे बचाव करने की ज़रूरत है। लेकिन वैसा हम लोग उसको एसेस भी नहीं कर पाते हैं कि इसको खाने से ये परेशानी होती है। उसको खाते चले जाते हैं, जो कि हमारी त्वचा पर निखार आ जाता है, तब समझ में आता है या कोई बताता है कैसा हो रहा है, या कोई डॉक्टर बताएं कैसा हो रहा है, या इसके चलते आपको ये परेशानी हो रही है। ये तो बहुत ऐसा कॉमन बात हो गई है अभी को समय में। अभी को जो समाज आ गया है अपने आप को तंदुरुस्त दिखने के चक्कर में
बहुत सारी ऐसा उपाय है जो कि अपने आप को स्वस्थ दिखने के चक्कर में वो अस्वस्थता के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, और स्किन ट्रीटमेंट्स भी जो हैं बहुत ज़्यादा उसका विस्तार हुआ है। एक चीज़ और यहाँ पे सर है कि जैसे आपने कहा कि ध्यान देने की नहीं दे रहे हैं, जबकि जो कि ज़रूरत है, तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान इलाज की ओर भी कई बार लोग नहीं देते हैं। जैसे नॉर्मल से चीज़ हुए, नॉर्मल से बदलाव हुए या कुछ उस तरह के दिख रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि ठीक है, चला जाएगा कुछ दिनों में, जबकि त्वरित उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत इलाज करना चाहिए, या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, स्किन एक ऐसा चीज़ है कि कोई व्यक्ति यदि उससे बीमारी से सफ़र कर रहा है तो उसको तत्काल दिखाने की ज़रूरत वो नहीं समझता है जी। उसको लगता है कि बहुत बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी जी। ऐसा होता भी है। स्किन कैसी बीमारी है जो अपने आप स्वतः ठीक होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अभी की जो हमारी व्यवस्था हो गई है उस व्यवस्था में नहीं ठीक होगा। इसे कहीं भी हमें लगता है अभी तत्काल, देखिए अभी बरसात के मौसम है, बारिश के मौसम है, बारिश के मौसम में फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। हम कहीं जा रहे हैं, भीग गए, बारिश में भीग करके अपने घर आ गए, घर आने के बाद हमने कुछ नहीं किया, तुरंत कपड़ा बदल लिया, हमारी त्वचा जो है उसमें नमी रह गई। नमी जब रह गई तो त्वचा पर फंगल का प्रभाव बहुत जल्दी आएगा जी। उस कंडीशन में आपको क्या चाहिए कि यदि आप कहीं से भीग करके आते हैं तो कम से कम आप अपने फ़ैन की हवा से ही पूरे शरीर को सुखा लें। जी। सुखाने के बाद यदि लगता है कि किसी भी तरह की मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है तो आप उसे यूज़ करें, क्योंकि अभी के समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अपनी त्वचा पर कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर रहा हो। बिल्कुल। अब कोई एक्सेप्शन यदि दो चार हो जाए तो उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन लगभग यहाँ तक कि शहरों में तो करते ही हैं, देहातों में भी जी सारे महिला और पुरुष भी। तो इसे कह सकते हैं सर कि जागरूकता बढ़ी है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए, चीज़ें इस्तेमाल कर रही है। ये अलग बात है कि कई बार उसमें भ्रामक विज्ञापन को देख के उधर चले जाते हैं, लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, जागरूक तो हैं ही। सर, अपने बरसात की बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इससे निकल के आता है कि बारिश के दिनों में भीग जाना तो आम है ही, साथ में कुछ जो एलर्जीज़ वाले बीमारी हैं, मैं उस पर थोड़ा सा चाहूँगी कि आप अपना ध्यान केंद्रित करें कि कौन कौन सी स्पेशल है ऐसी बीमारी जो बारिश की पानी से भीगने की वजह से होता है, या फिर गर्मी, बरसात, और बीच में जो होता है कभी गर्मी, बहुत तीखी धूप, फिर बारिश, तो ये जो सिस्टम है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब स्किन डिजीज़ दिखने को मिलते हैं। तो कौन कौन सी? आपने बढ़िया क्वेश्चन किया है जी। बरसात के मौसम में फंगल, वायरल और बैक्टीरियल तीनों ग्रो करता है। अभी आप देखेंगे कि बहुत व्यक्ति ऐसे हैं कि भीग करके आए तो क्या भाई, तो बुखार लग गई, खांसी हो गई, तो वायरल चले गए जी। कुछ व्यक्ति आए भीग करके आए, अपने कपड़ा बदल लिया, इन्होंने फंगल का शिकार हो गए। कोई व्यक्ति आए उसी तरह भीग, वो बैक्टीरिया शिकार। तो ये शिकार होना आम बात है, लेकिन बरसात के मौसम में ये तीनों अपने आप ग्रो करने में महारत हासिल है, कहीं ना कहीं आपको ये ग्रो कर जाएंगे। तो इससे बचने के लिए बस एक ही उपाय है, यदि आप बरसात में भीग करके आते हैं तो पहले आप अपने पूरे शरीर को बहुत अच्छे ढंग से सूखे कपड़ों से साफ कर लें। और यदि आपको आवश्यकता लगता है या ज़रूरत होती है या आपकी हैबिट में निहित है तो आप उसको कुछ मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर लें। इससे ये तीनों चीज़ों से बचा जा सकता है, फंगल से, वायरल से और बैक्टीरियल से, तीनों से बचा जा सकता है। यदि एक चीज़ और इसे बता दूँ जी, यदि कोई व्यक्ति वायरल से सफ़र कर रहा है, दोबारा हो गई, तो रेशियो तो थोड़ा खींचेगा ही, वो तो लंबा होगा। कोई मान लेते हैं कि कोई फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, फिर भी ऊपर से दोबारा फिर भीग गए, तो भीग तो गए ठीक है, लेकिन जो आप उसका कंटिन्यूस इलाज कर रहे हैं, जो आप दवा मेडिसिन ले रहे हैं, वो कंटिन्यू रखें, अपनी सावधानियाँ ना छोड़ें जी। सावधानियाँ बरकरार रहनी चाहिए, तो आप ये फंगल, वायरल, बैक्टीरिया तीनों से बचा जा सकता है। बिल्कुल, यानी सावधानी ही बचाओ, अगर कहें तो गलत नहीं होगा। अभी एक और मैं बता दूं, अभी एक बहुत मैंने हम लोग मार्केट में देख रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं कि आपको देखने में आएगा कि लोग पेशेंट आएगा कहते हैं कि सर चकत्ता हो गया है।
बहुत सारे मैंने पेशेंट देख रहे हैं इस टाइप का, तो वो भी एक फंगल इन्फेक्शन ही है, ठीक है ना। उससे भी बचाव की ज़रूरत है। यदि ये सब सारी चीज़ें हम बचाव कर लेते हैं, बखूबी बचाव करते हैं, तो हम वो बीमारी से निजात पा लेंगे। निजात क्या पा लेंगे, होगा ही नहीं। यदि हम अपने शरीर को बखूबी देख रहे हैं, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अपने शरीर को हम लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। किस लिए? हमें लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ। आपका स्वस्थ, ठीक है आप स्वस्थ हैं, लेकिन स्किन ऐसा चीज, चमड़ा एक ऐसा चीज़ है कि आपका व्यक्तित्व तो निखार देता है। आप कहीं भी हैं, यदि आपका ऊपरी परत यदि ठीक है तो देखने वाला व्यक्ति तो कहेगा ही चलिए यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यदि आप ऊपर परत ही खराब है तो फंगल वायरल से बचना होगा। खराब नहीं करना है तो जी, और यदि हो जाता है तो फिर भी बचाव देखना होगा। इसलिए सावधानी यदि आप बरतें, तीनों चीज़ों से बचा जा सकता है। बिल्कुल। तो सावधानी ही बचाव है, ऐसा सर का, डॉक्टर साहब का कहना भी है और करनी भी चाहिए। लेकिन आखिरकार त्वचा रोग है क्या, और ये इसके इलाज के लिए क्या कुछ करनी चाहिए, किन किन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए, इस तमाम बातों के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। त्वचा हमारे शरीर का सबसे मूल्यवान अंग है, जो शरीर के अंदरूनी भागों जैसे मांसपेशियों, हड्डियों, लिगामेंट और आंतरिक अंगों की रक्षा करती है और गंदगी, प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, कवक और अन्य सूक्ष्म परजीवियों के प्रभाव से हमें बचाती है। हमारी त्वचा जितनी कोमल, स्वच्छ और कांति वाली होती है, हम उतने ही सुंदर दिखते हैं। इसकी 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिक, डर्मिक और हाइपोडर्मिक, जिसमें एपिडर्मिक त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है। हमारी त्वचा हमारे शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे शरीर के तापमान का नियंत्रण, शरीर में विटामिन डी के स्तर को संश्लेषित और विटामिन वी की सुरक्षा करती है। त्वचा में संवेदना की क्षमता होती है, जो हमारे शरीर को सर्दी, गर्मी, स्पर्श, दर्द के साथ कई असहज स्थिति का एहसास कराती है। यह हमारे शरीर के बाहर जल प्रतिरोधी अवरोध बनाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में जल का नियंत्रण होता है और पोषक तत्व बाहर नहीं निकल पाते। हमें अपनी त्वचा को हाइड्रेट रखना चाहिए, जिसके लिए हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। धूम्रपान और शराब का सेवन त्वचा को नुकसान पहुंचाता है और इसे जल्दी बूढ़ा बना सकता है। सर थोड़ी सी बता दें कि इलाज की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि जब समस्या है तो इलाज तो करानी चाहिए। तो फंगल या जो भी आपने बताया है, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, इनके इलाज क्या हैं? सर्वप्रथम यदि आपको लगता है कि कहीं न कहीं आप बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। वहाँ डॉक्टर उपलब्ध हैं, क्योंकि दवा बताना उचित नहीं होगा जी, कि कौन कौन सी दवा मैं बताऊं। पेशेंट को देखने के बाद ही दवा को समीक्षा की जाती है जी, कि ये दवा ये बीमारी के लिए है। आप अपने स्वास्थ्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध हैं। बिहार सरकार ने इतनी उपलब्धता हासिल करा दी है। जी जी, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर हैं और आपका इलाज समुचित किया जा सकता है। जी सर, अब हम थोड़ा सा पर्टिकुलर रोग के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे एक देखने को मिलता है एक्जिमा, ये क्या है और ये क्यों हो जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? ये होने का बहुत सारे फैक्टर हैं। इटोलॉजी नॉट नो, मैं नहीं जानता कैसे हुआ। यदि हो जाता है तो यदि आप इसे एक सिस्टमेटिक वे में इलाज करते हैं तो ठीक होने वाली बीमारी है जी। इसमें होता क्या है कि मेलानोसाइटिक ग्रोथ हो जाता है। एक मेलानोसाइटिक ग्रोथ ऑफ स्किन, यहाँ उस एक जगह पे लगेगा कि मेलानिन की मात्रा कुछ जगह ज़्यादा हो गई है, उस पे घाव बन गए हैं। एक पार्टिकुलर एरिया पे होता है ये। इसको इलाज किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इलाज होती है, ठीक भी होता है जी। तो कितने दिन तक इलाज चलेगा इसका, अगर मैं इलाज की बात करूं? देखिए, वो उसके सीवियरिटी पर डिपेंड करेगा। वो देखने के बाद ही मालूम चलता है कि कितने दिनों तक चलना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि यदि मान लेते हैं कि हम एक्जिमा का इलाज करते हैं 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, तो 2 सप्ताह में ठीक तो हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 2 सप्ताह बाद हम छोड़ दें, नहीं, उसकी एक समय सीमा के अंदर हम लोग देखेंगे उसे। जी जी।
ठीक होने के बाद भी कुछ दिन तक मॉनिटर करेंगे, उसके बाद ही उसकी हमें यानी कि जो गहनता रोगी हैं उनकी क्षमता पे भी, और जी, जी। हर रोगी का जो है अलग अलग, क्या छुआछूत या टचेबिलिटी कुछ इस तरह की समस्या एक्जिमा है? जो है थोड़ी सी फैलने वाली बीमारी तो है ही। जी स्किन की कोई भी बीमारी हो, थोड़ी सी उससे बचने की ज़रूरत होती है, जी। क्योंकि फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि सपोज किया जाए कि अपनी विटिलिगो का क्वेश्चन एक बार हमसे आप कर सकती हैं। विटिलिगो जो है, व्हाइट पैच जिसको बोलते जी हैं, जी, विटिलिगो मेरा ये बोलेंगे, सवाल भी जी। उसका भी 3-4 क्राइटेरिया हो जाते हैं। लिकोडार्मा हो जाता है, अलग फैक्टर है, व्हाइट पैच अलग फैक्टर है। तो इससे हमारी समाज को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। यदि किसी व्यक्ति को व्हाइट पैच हो जाता है, सफ़ेद दाग जिसको बोलते हैं देहाती भाषा जी में, यदि सफ़ेद दाग हो गया है तो उसको लोगों की नज़र में गिरा दी जाती है कि नहीं, ये बीमारी ठीक होने वाला नहीं है और ये वंशानुगत चलता रहेगा, जी या छुआछूत की बीमारी है, यदि हम सटेंगे तो हो जाएगा। जी जी। ऐसी कोई बात नहीं कई है। मिथ भी हैं उसको लेकर हाँ, के, मिथ लोग भी। उनसे घृणा करते जैसी हैं। चीजें करने नहीं, लगता है। आप उसको सहयोग करें। उस बीमारी को हमारे समाज में हमारे डॉक्टर अभी इतना काबिल हो गए हैं, जी उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, फैलने वाली बीमारी नहीं है, जी कि किसी को छूने से किसी को जाने वाली बीमारी नहीं है। यदि उस पेशेंट को यदि हम बखूबी संतावना के साथ यदि इलाज करें, पेशेंस के साथ इलाज करें, तो 100% बीमारी ठीक हो जाएगी। यदि हम छुआछूत की घृणा की भावना उसमें पैदा कर देंगे तो वो व्यक्ति अपने आप को संकुचित महसूस करेगा, लगेगा कि हम इतना बड़े बीमारी से सफ़र कर रहे हैं कि लोग हमसे घृणा कर रहे हैं। जी तो ये समाज को दूर करना होगा हमें। ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। आप जो व्यक्ति इस टाइप का इस बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना देने की ज़रूरत है कि हम आपके साथ हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, आप सही हो जाएंगे। विटिलिगो में एक चीज़ और है कि जब अगर शुरुआत में ही ज़रा सा कहीं पता लगे कि हाँ मुझे वाइट या सफ़ेद दाग जो है या वाइट पैचेस दिख रहे हैं, तो ऐसे में अगर शुरुआत में ही वो इलाज की तरफ जाएं तो क्या कारगर साबित हो सकता है, वही रोका जा सकता है? 100% जी 100%। यदि किसी भी रोग को, विटिलिगो की ही नहीं बात कर रहे हैं, जी जी हम दुनिया के किसी भी रोग को यदि इनिशियल स्टेज में हम इसको इलाज कर लें तो हम उस पर सफलता हासिल कर लेंगे बहुत जल्द। यदि वही बीमारी बढ़ जाती है तो हमें भी उसे देखने में या दिखाने में या इलाज कराने में थोड़ी सी महसूस तो होती ही है कि बीमारी बढ़ गई है, समय तो लगेगा ही, लेकिन यदि शुरुआत में हमें इसकी जानकारी हो जाए तो हम इस पर सफलता हासिल कर सकते हैं और ठीक हो सकता है। जी। तो कई बार जैसे लोग जो हैं वो उनको इसमें एक और फैक्टर मैं आपको क्लियर कर दूं जी कि कभी कभी देखेंगे कि जनरल व्यक्ति को एक छोटा सा ग्रेनुल्स टाइप का एकदम, यानी मसूर जो ये होता है, मसूर का दाल जो होता है जी। उस टाइप का थोड़ा सा वाइट हो गया, वो भी उस कैटेगरी में लोग मान लेते हैं। वो नहीं है, उसको IGH बोलते हैं। जी तब उस कंडीशन को उससे हम अलग रखेंगे। लेकिन लोग की इतनी मिथ्या हो गई है कि शरीर के किसी भी अंग में यदि थोड़ी सी भी व्हाइट किसी को दिख जाता है, वो मान लेता है कि व्हाइट पैच से मैं सफ़र कर रहा हूँ, चाहे वो उस व्यक्ति सफ़र कर रहा है, और उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। ये हमारी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। तो सर विटिलिगो के लिए जो मेडिसिन चलाए जाते हैं, क्या वो उन्हें होल लाइफ लेना होगा या फिर? एकदम बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है जी। यदि कोई व्यक्ति विटिलिगो से सफ़र कर रहा है, प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर, बिहार सरकार की प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर इसकी दवा मुफ्त में दी जा रही है, उपलब्ध है जी। इसकी दवा मुफ्त में उपलब्ध दी जा रही है, और इसकी 9 महीना 6 से 9 महीने के बीच की दवा इसकी क्राइटेरिया रखा गया जी, है। जी। 9 महीने तक दवा आप खाएं और पूर्णतः आप स्वस्थ हो जाएंगे। यानी ये लाइलाज भी नहीं है, अब रोकथाम भी है, और इसकी जो दवाइयाँ हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध हैं। आप उनसे चाहें तो आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और है सोराइसिस, ये भी स्किन से संबंधित ही समस्या है, तो ये क्या है? और ये तो बहुत बड़ी समस्या है स्किन की। जी जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति सोराइसिस से सफ़र कर रहा है, जी तो सोराइसिस क्यूरेबल नहीं है, इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, जी।
तब आप कहेंगे क्यूरेबल नहीं है तो मेंटेन कैसे होगा? बिल्कुल, ये है आखिर क्या? देखिए, सोरायसिस में बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं। स्किन को परत दर परत लगेगा कि इस पे मेरा 2-3 परत और बैठ गया है, ठीक है जी। और इचिंग उतनी ही होती है, परेशानी उतनी होती है। इसको मेंटेन करना इन द सेंस बोले हैं कि आप मेंटेन यदि करके रखते हैं तो इसको डेवलप नहीं होने देना है। पूरी तरह ठीक तो नहीं होगी जी, आप अस्वस्थ हो ले, ठीक तो नहीं होगी, जी, जी। लेकिन मेंटेन करके इसको रखा जा सकता है और ठीक करके रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है, आप ठीक करके इसको रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जैसे ठीक हो गए फिर छोड़ दिए तो उस थोड़ा डेवलप करेगा। आपको ठीक होने के बाद भी उस पर निगाह गराए रखना है, डेवलप नहीं करना है। जब कर जाता है तो जिससे आपकी बीमारी ठीक हो गई वो दवा कंटिन्यू अपने पास रखना है, उसको यूज़ करना है जी। यानी मेंटेन किया जा सकता है तो सोराइसिस भी ठीक किया जा सकता है। वैसे भी कोई भी स्वास्थ्य समस्या आसान तो नहीं होती उससे निकलने के लिए, लेकिन हाँ, अगर हम सतर्क हों, जागरूक हों तो फिर कहीं ना कहीं उसका इलाज मुमकिन है। सर, कुष्ठ रोग के बारे में थोड़ा सा बताएं, कुष्ठ रोग क्या है और क्या आज उसका इलाज मुमकिन है? पहले तो व्हाइट पैचे ही को लोग देहाती भाषा में कुष्ठ रोग समझ लेते हैं। जी जी आप किसी का सफ़ेद दाग हो गया तो लगेगी इसको कुष्ठ रोग हो गया, जी। बोलचाल की भाषा में। लेकिन ये कुष्ठ रोग नहीं होता है। कुष्ठ रोग में होता क्या है कि कुछ अंग जैसे उंगली हो गए उसको आगे बढ़ने में ग्रोथ करके छोटा कर देता है जी। वो छोटा हो जाता है, उसको कुष्ठ रोग के लिए लेप्रोसी की कैटेगरी में उसको रखते हैं जी। उसका 2-3 क्राइटेरिया और है। कोई देखेंगे कि उससे पस ही नहीं रुक रहा है, बराबर कंटिन्यूअस बह रहा है, उसका पस बराबर चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, वो भी कुष्ठ रोग में आता है। उसकी भी बीमारी का इलाज है। हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी चीज़ की दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध है, बिल्कुल। उसका भी इलाज है। डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा सा दाद खास जो कि कॉमन है, आम है, कभी भी किसी को भी हो सकता है, तो ऐसी जो एक छोटी मोटी भी कह सकते हैं ये समस्या है, ये क्यों हो जाती है, फिर इसका इलाज क्या करना चाहिए? देखिए, दांत खाज खुजली मैंने शुरुआती दौर में ही बोला है कि यदि आप अपनी स्किन को सरसरी निगाह रखते हैं जी, तो इससे रोकथाम किया जा सकता है। दांत खाज खुजली वही है, आप कहीं से आते हैं, अब बेधड़क अपनी त्वचा को बिना देखे समझे आप अपनी कामों में लग जाते हैं, उसकी कोई ध्यान ही नहीं देते, तो ही कहीं ना कहीं फंगल में, वायरल में, बैक्टीरिया में बदल जाएगा जी। तो मेडिसिन मेडिसिन्स लेने होंगे उसके? हाँ, यदि अभी आपका यदि दांत खाज खुजली हो जाता है तो मार्केट में मैं तो बोला तो कि स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप जाएं, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध हैं जी। आप वहाँ उपलब्ध हैं, आप दवा भी फ्री चल रही है, बिहार सरकार ने इतनी उपलब्धता कराई है जी, आप उसको ले सकते हैं। बिल्कुल, सरकार का बहुत योगदान। सरकार बहुत स्किन रोग पे तो वहाँ पर एक सिस्टम में खोल के रख दिया है, कुष्ठ की एक विंडो खुला हुआ है, अलग अलग जी, अलग अलग विंग खुला हुआ है। आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जा करके वहाँ देखें, डॉक्टर साहब उपलब्ध हैं जी। सर, अब थोड़ा सा युवाओं को लेके थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो टीनेजर्स में या जो युवा हैं उनमें जो समस्या है पिंपल्स की या मेलाज्मा की, ये बहुत कॉमन है, खास करके पिंपल्स। और इससे होता क्या है कि जो यंगर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो एक तो मार्केट में उपलब्ध जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितने भी तरह के केमिकल्स, क्रीम्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। उससे भी नहीं होगा तो घरेलू जो नुस्खे हैं उसको बहुत ज़्यादा अपनाने लगते हैं। तो क्या करना चाहिए एक्चुअली में, सही इलाज क्या है और फिर पिंपल से निजात कैसे मिले? देखिए, बताते हैं, जो आपने टीनेजर की बात की है, ये हार्मोनल चेंजेज, टीनेजर में कुछ हार्मोनल चेंजेज आते हैं, समय के अनुसार आते हैं। एक 14 से लेकर के 17, 18, 19 वर्ष तक प्रत्येक, खास करके महिलाओं में, अब तो महिला 10, 11, 12 वर्ष से भी ये परेशानियाँ शुरू हो रहे हैं जी जी। तो खास करके बच्चियों में ये बीमारी हो जाती है, उसके हार्मोनल चेंजेज आते हैं। उस हार्मोनल चेंजेज आने के स्वरूप ही उसे एक्नी और पिंपल्स कहते हैं, जो कि ग्रेनुल्स टाइप का छोटा छोटे दाना हमारे दोनों चिक्स पे हो जाते हैं। यदि आप उसे इलाज नहीं करते हैं तो भी समय के अनुसार ठीक हो जाएंगे, लेकिन
जल्दीबाजी में ठीक करने के लिए वो क्या करते हैं, तो पहले अपने स्वास्थ्य केंद्र पर तो जाना नहीं है, क्या करेंगे कि अपने नज़दीकी दवा की दुकान पे जा कर के एक कुछ सी दवा ले लेंगे, यूज़ करेंगे। वो बीमारी घटने के बजाय और बढ़ जाता है। उससे ठीक नहीं हुई तो कोई अगल बगल जो डॉक्टर बैठते हैं उसे दिखा लिए। जब लास्ट पे पूरा भर जाता है तो कोई स्वास्थ्य केंद्र पे आप जाते हैं और वहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की होती, तब तक हमें समय बहुत बीत जाता रहता है। तब तक समय तब तक हम 19-20-22 को हो चुके होते हैं। अब क्या हो गया, अब तो मेल में भी होने लगा है और मेल को भी सुंदरता का उतना ही ध्यान हो रहने लगा है जितना फीमेल को। अभी फीमेल से ज़्यादा मेल अपने आप को सुंदर दिखने की कोशिश करता है जी। तो उस कंडीशन से हमें बचना होगा। वो जो हमें ईश्वर ने दिया है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है जी, न कि उसको और बनाने के बजाय बिगाड़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब हमारा वक्त हो चला है दर्शकों से विदा लेने का, तो आप अगर कुछ जल्दी में बताना चाहें दर्शकों, कोई सुझाव देना चाहें जिसको इस्तेमाल करके जो युवा हैं वो भी, या जो कोई ऐसे रोगी हैं जो स्किन डिजीज़ से जूझ रहे हैं, तो उनको इससे थोड़ी निजात मिले तो ज़रूर बताएं। किसी भी तरह की यदि कोई चमड़े पर दाग हो रही है या बीमारी हो रही है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस मेरे चमड़े पर हो रहे हैं, आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएँ। इसके लिए वहाँ पर डॉक्टर साहब उपलब्ध हैं, आप वहाँ दिखाएं, इसका समुचित लाभ आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है। अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। तो स्किन डिजीज़ क्या है, या फिर त्वचा से संबंधित रोग कौन कौन से हैं, क्योंकि त्वचा हमारी जो आभा है, आभा मंडल हम कह सकते हैं, उसको निखारता है। अगर हम अच्छे दिखें, स्वस्थ दिखें, हमारी त्वचा बिल्कुल स्वस्थ हो, तो हमारा जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ता है। और ऐसे में हम कुछ भी अगर करने जाते हैं तो उसमें हम सकारात्मक रहते हैं। इसी के साथ आज मुझे दीजिए यहीं पे इजाज़त। अगले अंक में नई जानकारी के साथ ये कार्यक्रम फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।